अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 3 में खुश आमदीद। पार्लियामेंट हाउस से बड़ी खबर आ गई। पार्लिमानी कमेटी ने जस्टिस याया अफरीदी के नाम पर इत्तफाक किया है नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए। और बड़ा तवील ये इजलास रहा और पैनल ऑफ 3 जजेस में से सबसे लास्ट जो मोस्ट जूनियर थे इस टॉप 3 में जस्टिस याया अफरीदी, उनके नाम का इंतखाब किया गया है। हमारे साथ असद अली तूर साहब मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं। असद भाई, ये फैसला एक्सपेक्टेड था या हैरान कुन है? देखिए, हुक्मरान इत्तेहाद की जमातें तो यही हमें दावा कर रही थी, लेकिन जो JUIF के ज़राए थे वो उनका दावा मुख्तलिफ था। वो ये कह रहे थे कि जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ़ जस्टिस होंगे, और उनके दावे में वज़न उस वक्त लगने लगा जब गज़ट नोटिफिकेशन आया और उसमें एक जो सेकंड पैराग्राफ ऐड हुआ कि अगर फर्स्ट जो चॉइस होगी वो डिक्लाइन कर देगी तो फिर भी जो रिमेनिंग 2 होंगे, जो 3 मोस्ट सीनियर जजेस हैं, उनमें से किसी के नाम पर जाया जाएगा। तो अब उसमें हम सोचने लगे कि अगर जस्टिस याया अफरीदी पे जाते हैं, वो इनकार कर देते हैं, तो चारों ने चार जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर पे जाना पड़ेगा। जस्टिस मुनीब अख्तर तो नो वे। तो अगर जस्टिस मंसूर अली शाह को उस सूरत में चुनना पड़ेगा तो पहले ही क्यों ना उनको चुना जाएगा। सही। तो शायद ये इसीलिए दूसरा पैराग्राफ आया कि वो वजह निकाली जाए कि जस्टिस मंसूर अली शाह गेम में इन रहे। लेकिन अब जो जिस दिन ये अमेंडमेंट पास हुई उस दिन एक हुक्मरान जमात के एक सेनेटर थे, उन्होंने मुझे खुद बताया, मुझे बाजू से पकड़ के साइड पे लेके और मुझे कहा कि तूर मंसूर अली शाह नहीं होगा या अफरीदी होगा। तो मैंने कहा 2/3 मेजॉरिटी होगी आपके पास। उन्होंने कहा हमारे पास होगी, पार्लियामानी कमेटी में 2/3 मेजॉरिटी। तो उनकी कैलकुलेशंस क्लियर थी कि हमारे पास मेजॉरिटी भी होगी, वी कैन वोट। और फिर आज PTI का ना आना इस इजलास में ये भी एक इंडिकेशन था कि PTI को आइडिया था कि ये फैसला होना है। तो PTI नहीं चाहती थी कि शायद वो आके अगर यहाँ पर आज जस्टिस याया अफरीदी के अगेंस्ट वोट करती तो कल को जस्टिस याया अफरीदी को याद रहता कि आपने तो मेरे अगेंस्ट वोट किया, रास्ता रोकने की कोशिश की थी। तो शायद उन्होंने ये बेहतर समझा कि वो ना आए, उन्होंने ये सियासी चाल समझी। लेकिन एक चीज़ है कि जस्टिस याया अफरीदी, मुझे लगता है कि पहले दिन ही अगर वो ये ओथ ले लेते हैं, वो डिक्लाइन नहीं करते, तो मेरे ख्याल में पहले दिन ही वो, सॉरी टू यूज़ दिस वर्ड, चीफ जस्टिस का ओहदा बहुत बड़ा होता है और बहुत ऑनरेबल ओहदा होता है, लेकिन वो एक कंट्रोवर्शियल चीफ जस्टिस के तौर पे एंटर होंगे उस ऑफिस में, क्योंकि जिस अंदाज में एक मुतनाज़ा तरमीम करके एक सीनियर मोस्ट जज का, सीनियर प्यूनर जज का रास्ता रोक कर उनको लाया गया है, ये इट्सल्फ एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल। जिस अंदाज में ये अमेंडमेंट हुई है वो भी हम सब ने देखी है, और एक ऐसी पार्लियामेंट से अमेंडमेंट हुई है जिसका अपना मैंडेट अंडर क्वेश्चन है। तो वहाँ से अगर ये उनके लिए रास्ता निकाला गया है, और दूसरी बात यह है कि वो जस्टिस मंसूर अली शाह के फर्म फेलो हैं, चैम्बर फेलो हैं, उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो क्या वो अपने दोस्त की पीठ में छुरा घोंप के ये हल्फ लेंगे? दैट वुड बी इंटरेस्टिंग टू सी। और फिर जब वो अगर ले लेंगे तो फिर ये चीज़ें डिस्कस तो होंगी, और डे 1 से वो जिसे कहते हैं ना स्क्रूटनी में होंगे। जस्टिस चीफ जस्टिस काजी भाई साहब 13 जनवरी से 13 जनवरी तक मीडिया का उनसे रोमांस रहा, ठीक है। 13 जनवरी के बाद वो एक्सपोज हुए, राइट। आप पहले दिन से 13 जनवरी पे खड़े होंगे क्या जी, हैंड पिक्ड चीफ जस्टिस, क्योंकि आप भी इनडायरेक्टली उसी 13 जनवरी के फैसले के बेनिफिशियरी कहलाएंगे। एग्जैक्टली। उसकी वजह से एक मुतनाज़ा इलेक्शन हुआ, उस मुतनाज़ा इलेक्शन की सूरत में एक टेंटेड मैंडेट वाली पार्लियामेंट आई। उस टेंटेड मैंडेट वाली पार्लियामेंट ने लोग अगवा करके एक आईनी तरमीम की, और फिर उस आईनी तरमीम के नतीजे में आप चीफ जस्टिस बने। अच्छा, नोइंग जस्टिस याया अफरीदी, आपको लगता है कि वो इस कंट्रोवर्शियल ओहदे को कबूल करेंगे? जब भी माजी में कंट्रोवर्सीज जहाँ पे रही हैं वहाँ वो ख़ुद को अलहदा करते रहे हैं, और एक ऐसी सिचुएशन में कि जब जुडिशरी में अक्सरियत इस बात पर मुत्तफिक है कि मोस्ट सीनियर जज का ये हक़ बनता है, तो एक तो इस फैसले के बाद उनका क्या रद्दअमल होगा, बार का क्या रद्दअमल होगा, वकला कम्युनिटी का क्या होगा, जजेस का जो सुपरसीड हुए हैं, क्या वो दोनों काम करेंगे इसी सिस्टम के साथ? आपकी क्या असेसमेंट है? अतः जो जजेस का सबसे पहले बता दूँ रिज़ाइन का, तो जो मेरी नाक़िस इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक ये जजेस रिज़ाइन नहीं करेंगे, जो दोनों सुपरसीड हुए हैं ये रहेंगे। और मेरे ख्याल में वकला इस पर ज़रूर रिएक्ट करेंगे, और क्योंकि गुज़श्ता रोज़ भी अली अहमद कुर्द साहब ने और इन वकला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और इन्होंने इंदिया दिया था कि अगर जस्टिस मंसूर अली शाह के अलावा किसी को किया गया तो हम रिएक्ट करेंगे, हम तहरीक चलाएँगे। तो उस सूरत में ये याद रखिए कि इससे स्टेबिलिटी नहीं आएगी।
बल्कि क्योस बढ़ेगा, मज़ीद बढ़ेगा। अदलिया के अंदर भी क्योस बढ़ेगा, बाहर सड़कों पर वकला होंगे, ठीक है। और ये चाहे आपने इनको सुपरसीड कर भी लिया, सॉरी टू यूज़ दैट टर्म, बट ये डिफेक्टिव चीफ जस्टिस होंगे सुप्रीम कोर्ट में, राइट। ठीक है। जो असद भाई नज़र आ रहा है इसमें तो गवर्नमेंट सक्सेस कर चुकी ना, उनका तो लाइक ये भी हो गया कि अभी अगर उन्होंने याह्या अफरीदी को यहाँ पे चीफ जस्टिस के लिए उन्होंने भेज दी उसकी समरी प्राइम मिनिस्टर को, तो फिर जस्टिस अमीनुद्दीन के हवाले से जो ख़बरें आ रही हैं कि उनको आईनी बेंच का प्रिजाइडिंग लगाया जाएगा, तो फिर तो हुकूमत उसमें भी बड़ी हद तक जिस तरीके से उन्होंने फॉर्मेशन पाकिस्तान उसकी कौंसिल की है, तो वो तो उस पर फिर ये बातें तो क्लियर होगी। बिल्कुल, उस लिहाज से आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये हुकूमत की आज के दिन तक तो कामयाबी है, ठीक है। और मैं अब फिर मैं वो सख्त बातें करूँगा, लेकिन चीज़ यह है कि अगर इन हालात में अगर जस्टिस याह्या अफरीदी इस सब को देखते हुए भी हल्फ लेते हैं, तो इट मीन्स वो किसी ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग का हिस्सा है। यस। और इसीलिए वो जो सेम पेज जो चीफ जस्टिस काजी फैसला का था, इसका मतलब है वो उसकी कंटिन्यूटी है, ऑलरेडी कंटिन्यूटी है। यही मैं कह रहा हूँ, चीफ जस्टिस काजी फैसला का तो सेम पेज 13 जनवरी की रात 11 बजे के बाद एक्सपोज हुआ, ठीक है। आपका पहले दिन जिस दिन आप हल्फ ले रहे होंगे आपका एक्सपोज हो चुका होगा, बल्कि जिस दिन आप इस हल्फ की कमिटमेंट देंगे आपका सेम पेज सामने आ जाएगा कि मैं हल्फ लूंगा। सही है, ठीक है। तो इट वुड नॉट बी ईजी फॉर हिम। चीफ जस्टिस काजी फैसला ने तो हमें कोई 7-8 माह झीला आपको हमें 3 साल देखना पड़ेगा। आप अपने दफ्तर जो है वो अब आपको हमें 3 साल देखना पड़ेगा। तो इफ यू आर रेडी, आप समझते हैं आप कर सकते हैं इंसाफ, तो घोड़ा भी हाजिर है, मैदान भी खुला है, बैठे भगाएं घोड़ा, हमें तो कोई इतराज़ नहीं है। हम तो आपकी स्क्रूटनी करेंगे आपके कंडक्ट की बुनियाद पर, आपके केसेस की बुनियाद पर। और वो अगर जस्टिस मंसूर अली शाह भी बनते हैं तो हम उनकी भी करते, ये नहीं कि हम उनकी ना करते। अगर सॉरी टू से यार मतलब कहना नहीं चाहिए, लेकिन अगर चीफ जस्टिस काजी फैसला को हमने नहीं छोड़ा तो बाकी से सब तो हमारा कभी कोई वो रोमांस रहा ही नहीं। चले, थैंक यू सो मच जी। असद अली तूर साहब हमारे साथ मौजूद थे। और थोड़ा सा मैं जस्टिस याह्या अफरीदी की जो प्रोफाइल है, जिनको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नामजद किया है, उनकी प्रोफाइल के ऊपर बात करते हैं। और एक उससे पहले बात करने से पहले उमर साहब ये बताएं कि ये जो 9 रुकनी कमेटी थी, 3 पीटीआई के लोग इसमें नहीं आए, 12 रुकनी बेसिकली कमेटी थी। 9 रुकनी कमेटी में किसने इससे इत्तेफाक किया और किसने इख्तिलाफ किया? देखें, इसमें पहले तो ये 12 की फॉर्मेशन थी ना, 12 में 3 आप पीटीआई के, जिसमें बैरिस्टर गौहर हैं, हामिद रज़ा हैं और अली ज़फ़र थे, उनको निकाल दे तो पीछे पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और JUIF के कामरान मुर्तज़ा, क्योंकि वो सेनेट से आए, और MKM की रायमा उनका नाम है। तो ये 8 अब मौजूद थे। तो उसमें 8 पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और MKM, उन्होंने वोट दिया है और नाम सजेस्ट किया है जस्टिस याह्या अफरीदी का। एक जो कामरान मुर्तज़ा हैं सेनेटर JUIF के, उनकी जानिब से ये नाम जस्टिस मंसूर अली शाह का दिया गया। तकरीबन ये 1.5-2 घंटे ये मीटिंग रिजवान साहब जारी रही है। और अभी जब ये बाहर निकले हैं तो उसमें जो अनाउंसमेंट की है वो वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, उन्होंने बताया। उन्होंने कहा जी इस पर ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की ज़रूरत नहीं है, हम ना कोई इस पर कोई प्रेशर कर रहे हैं, लेकिन बस एक आपको बता दें कि 2/3 अक्सरियत जो है इस कमेटी की, उन्होंने जस्टिस याह्या अफरीदी का नाम लिखकर प्राइम मिनिस्टर को ये रिकमेंड किया। अब प्राइम मिनिस्टर उसकी समरी पर साइन करेंगे और वो फिर उसका नोटिफिकेशन हो जाएगा। तो और फिर इट्स अप टू हिम कि वो इसको एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं या नहीं करते। वैसे लेकिन चूंकि आज 12 बजे क्योंकि इसमें जो 26 जो अमेंडमेंट हुई है उसमें ये जो 3 दिन थे पहले, चूँकि उसको चेंज किया गया और अब ये 3 दिन के अंदर उन्होंने उसको चीफ जस्टिस का फैसला करना था। तो ये कोशिश इनकी यही थी और उसमें उन्होंने कामयाब हो गए और 11 बजे उन्होंने अनाउंस कर दिया। तो अभी उनका नोटिफिकेशन भी 12 बजे तक जारी हो जाएगा। अच्छा, ठीक है जी। आज यानी ये जो लीगल रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएगी। अच्छा, क्विकली ये उनकी जो प्रोफाइल है कि वो हैं कहाँ से, उन्होंने अब तक किया क्या है, वो थोड़ा सा आपसे शेयर करते हैं। जस्टिस याह्या अफरीदी जो हैं वो 23 जनवरी 1965 को डेरा इस्माइल खान में पैदा हुए। खैबर पख्तूनख्वा से उनका ताल्लुक़ है और एचिसन कॉलेज से इन्होंने जो है इब्तदाई तालीम हासिल की है। एचिसोनियन है ये। फिर उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से इन्होंने ग्रेजुएशन की है और GSS कॉलेज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से इन्होंने LLM की डिग्री हासिल की है और 1990 में वकालत का आगाज़ किया और 2004 में ये सुप्रीम कोर्ट के वकील बने और 2010 में पेशावर हाई कोर्ट के एडिशनल जज मुकर्रर हुए।
2012 में उन्हें मुस्तकिल जज मुकर्रर कर दिया गया और 2016 में जस्टिस याह्या अफरीदी पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने और फिर 2018 में वो सुप्रीम कोर्ट के जज बने। और जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे कि जस्टिस याह्या अफरीदी जो हैं वो इससे पहले जितने भी केसेस अभी रिसेंटली जो केसेस थे, इलेक्शन का केस था जो 90 रोज़ में अंदर इलेक्शन का मामला था, फिर फौजी अदालतों का मामला था, तो ये जो जितने कंट्रोवर्शियल केसेस थे इसमें वो बेंचेस का हिस्सा नहीं बनते रहे कि वो ये समझते थे कि ये मुतनाज़ा मामलात के अंदर वो नहीं शामिल होंगे। अच्छा, वो जस्टिस मंसूर, आपने भी जो उनकी प्रोफाइल पढ़ी है ना, जस्टिस मंसूर भी एचिसोनियन है जी, और जस्टिस मंसूर और जस्टिस याह्या अफरीदी एक ही चैम्बर से हैं। हाँ। वो इकट्ठे काम कर चुके हैं एक लॉ फर्म में जी। तो ये वो जो असद अली तूर साहब बात कर रहे हैं ना कि वो ज़ाहिरी बात है, अब आप हम मतलब आप देखें जब यहाँ पे चैनल्स में भी किसी ऐसे रिपोर्टर को किसी कोई दूसरा चैनल हायर करता है और वहाँ पे ऑलरेडी उसी सेम बीट्स के ऊपर अगर उसका कोई दोस्त कोई ताल्लुक वाला बैठा हो तो एक्सेप्ट तो वो नहीं करता ऑफर। एक बार ऑफर, वो हमारे सामने कई एग्जांपल्स हैं, उन लोगों ने एक्सेप्ट नहीं की। आपने भी एक चैनल में अपने एक दोस्त की वजह से ऑफर एक्सेप्ट चले नहीं वो की तो लहदा बात है, मैं इसलिए एग्जांपल नहीं दे रहा था, लेकिन यह है कि अब ये चीफ जस्टिस जो याह्या अफरीदी जिनके बारे में आज जिनकी मंजूरी हुई है, ये अब उन्होंने फैसला करना है। जिसमें असद भाई बता रहे थे कि अब क्या वो उनके पास टाइम हल्फ लेने तक, ये हल्फ तक जैसी वो हल्फ की हामी भरेंगे तो वो क्लियर हो जाएगा कि ये सारा मामला जो है वो कैसे अच्छा, जैसे कुछ चीज़ें प्रेडिक्ट की जा रही थी, ज़ाहिर है इस बात का ये भी कहा जा रहा था कि इन जमातों के दरमियान इत्तेफाक हुआ है कि मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस बनाया जाएगा ताकि मामला इतना मुतनाज़ा ना लगे और चीफ जस्टिस वैसे भी इतने बेख्तियार होंगे कि अगर उनको चीफ जस्टिस बनाया भी जाता है तो वकला को रोक दिया जाएगा कि वकला का रद्दअमल ना आए और इस वजह से वो उनको चीफ जस्टिस बना दिया जाए। लेकिन वो सारी थ्योरीज जो हैं वो गलत साबित हुई हैं। तो इससे एक चीज़ ये भी इंडिकेट होती है कि और ये फ़ायदा होगा आगे चल के, शायद गवर्नमेंट को इस बात का नुकसान भी होना पड़े कि वो जो मंसूर अली शाह का अगर नोटिफिकेशन हो जाता तो वकला का जो एक मुतालबा था वो पूरा हो जाता, जो वो मुतालबा कर रहे थे कि मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस होना चाहिए चूँकि वो मोस्ट सीनियर हैं। लेकिन वो नहीं हुआ है, तो इससे एक वकला तहरीक का, जैसे असद अली तूर साहब अभी ये कह रहे थे कि वकला इसके ऊपर हामिद खान ने नहीं जब ये आईनी तरमीम परसों पास हुई है तो हामिद खान यहाँ बाहर निकले तो उन्होंने कहा जी हम जस्टिस मंसूर अली शाह के अलावा किसी को चीफ जस्टिस नहीं मानेंगे। उन्होंने इस बात का भी अंदिया दिया कि हम वकला तहरीक चलाएंगे और हमारी जो वकला तहरीक है वो आलमोस्ट हमारी जो काम है उस पर हो चुका है। हम सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं कि ये हुकूमत क्या करती है, क्योंकि हमारा जो चीफ जस्टिस होगा 26 तारीख को वो मंसूर अली शाह ही होंगे। सही है। अच्छा, इसमें वैसे असद अली तूर साहब की राय मुख्तलिफ है। उन्होंने ये कहा है कि ये जो दो सीनियर जजेस जो सुपरसीड हुए हैं ये रिज़ाइन नहीं करेंगे। नॉर्मली जैसे हम देखेंगे कि अफवाज पाकिस्तान में भी ऐसा होता है कि जब कोई जूनियर चीफ बन जाता है तो बाकी जो सीनियर्स होते हैं वो रिज़ाइन कर जाते हैं या अर्ली रिटायरमेंट ले लेते हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अगर ये सिचुएशन बन जाती है, जो हम अगले रोज़ भी डिस्कस कर रहे थे कि वकला जो इसमें तहरीक शुरू करते हैं और सुप्रीम कोर्ट के दो जजेस जो सीनियर जजेस हैं वो और शायद साथ उनके और भी जो आगे लाइन में हैं, वो अगर रिज़ाइन करके वकला तहरीक में शामिल हो जाते हैं तो उससे वकला तहरीक को एक बूस्ट मिलेगा और फिर सियासी जमातें ज़्यादा भी हो सकते हैं और वो हाई कोर्ट में भी हो सकते हैं, हाई कोर्ट में भी हो सकते हैं। तो ये इत्तलात इन्फॉर्मेशन तो थी कि जजेस के इस्तीफ़े भी आ सकते हैं। सो अगर ये आ जाता है तो ये वकला तहरीक को एक हवा मिलेगी और ऑब्वियसली साथ पीटीआई जो सबसे बड़ी इस वक्त पॉलिटिकल पार्टी है, सड़कों पे उनकी बहुत बड़ी एक फोर्स है, ताकत है, वो उसमें शामिल हो सकते हैं और हुकूमत के लिए मुश्किल पैदा हो सकती है इस फैसले से। ये हम जब ये फैसला हुआ नहीं था पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि हुकूमत अपने लिए मुश्किलात पैदा नहीं करेगी ऐसा फैसला करके, लेकिन ज़ाहिर है ये जो हुकूमत है ये जिस तरह के फ़ैसले कर रही है ये कोई दानिशमंदाना फ़ैसले तो अभी तक कोई ऐसा उन्होंने नहीं किया है। सो बहरहाल ये एक चले अनफोल्ड हुई है चीज़। सबको इंतज़ार था कि कौन होगा अगला चीफ जस्टिस। सो मंसूर अली शाह का नाम ड्रॉप कर दिया गया, मुनीब अख्तर का ऑलरेडी ड्रॉप ही था। तो जस्टिस याह्या अफरीदी आ गए। अब जस्टिस याह्या अफरीदी इसको एक्सेप्ट करते नहीं करते ये एक बिग क्वेश्चन है, नोइंग उनकी जो पास्ट का जो रिकॉर्ड है। लेकिन अगर वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, जैसे अपना असद अली तूर साहब ने भी ये कहा, तो वो एक कंट्रोवर्शियल जज पहले दिन से ही होंगे और इनको जैसे अब्दुल हमीद डोगर साहब थे जिन्होंने जब इफ्तिखार अली चौधरी को हटाया गया था तो उसके बाद उन्होंने पीसीओ के तहत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हल्फ उठाया था। तो ये एक नए अब्दुल हमीद डोगर हो सकते हैं कि इनके भी ये जो नई तरमीम हुई है ये पीसीओ ही है, प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर है, जिसके तहत वो हल्फ उठाएंगे। पीटीआई इसका हिस्सा नहीं बनी, वकला इसका हिस्सा नहीं बन रहे, आईनी तरमीम को नहीं मान रहे, ये चैलेंज भी हो चुकी है। देखते हैं, लेकिन ये क्यास बढ़ेगा और आगे चीज़ें जो हैं वो इतनी स्मूथली नहीं होंगी।
बहरहाल कोई भी अपडेट होगी इस हवाले से तो आपसे शेयर करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।